निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित तो बन दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम क्या है? तो केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में हुआ था। और फिर इसके बाद नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 और राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ईवीएम का पूरा प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य जो है वो गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। और 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद की जा रही है। मेनली इसमें क्या होता है, चुनाव चिन्ह छपा होता है किसी भी पार्टी का। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? कि 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% से कम वोट ना मिले हो तो वो राष्ट्रीय दल हो सकता है। या फिर पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करा हो। या पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो। या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हासिल हो। या फिर कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हुआ हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो कौन कौन सा है? पहला है तो भारतीय जनता पार्टी, कमल है चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक और आम आदमी पार्टी झाड़ू। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र 1993 से आया है। मतदाता का अधिकार कानूनी अधिकार है कि वो मौलिक मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उसका चुनाव चिन्ह तेलुगु देशम और इसका चुनाव चिन्ह क्या रहा है? साइकिल। राज्य आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल उत्तर प्रदेश, असम गण परिषद हाथी असम, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान, लोक जन पार्टी बंगला बिहार, तेलंगाना राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी कार, पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर, नेशनल कांग्रेस हल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार और झारखंड, शिवसेना तीर कमान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर, अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम 2 पत्ती है और तमिलनाडु, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर गोवा, सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम, द्रविड़ मुन्नेम कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु में और पुदुचेरी में, नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा, अकाली दल बादल तराजू, जनता दल यू तीर और फिर मुस्लिम लीग सिरी। लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग तो भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश करी थी। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 10 है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है और 6 वर्षों या 65 वर्ष के लिए होता है। फिर दूसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। और ये जो जिक्र किया गया अनुच्छेद 317 के अंतर्गत अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। वित्त आयोग की बात की जाए तो संविधान के 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया गया है।
15वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र क्या है? ये मापदंड है, ये भार है और टिप्पणियाँ पिछले वित्त वर्षों की तुलना में राज्यों को धन आवंटित करने के लिए। जनसंख्या 2011 15%। इस बार 1971 की आबादी का कोई भ्रांश नहीं है। समग्र जनसंख्या भ्रांश को 27.5% से घटा के 15% कर दिया गया है। क्षेत्र के आधार पर 15% मिलता है भ्रांश, और वन और पारिस्थितिकी के आधार पर 10% मिलता है। भ्रांश बढ़ा के 7.5 से लेकर 10% कर दिया गया है। आय अंतर, अर्थात राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कम पीसीआई आय वाले व्यक्ति को ज़्यादा मतलब कि पैसा मिलता है, ये 45% है लगभग। भ्रांश कम कर दिया गया है, 50 से 45 कर दिया गया है। फिर इसके बाद है जनसांख्यिकी प्रदूषण, कुल प्रजनन दर के आधार पर कर प्रयास, तो 12.5 नया मापदंड प्रस्तुत किया गया है। कर प्रयास 2.5 है, ठीक है। और ये अंतिम बार 12वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किया गया था। पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनसंख्या के बदले 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग कर रही है। अब तक गठित वित्त आयोग, पहला जो वित्त आयोग था 1951 में केसी नियोगी, दूसरा 1956 में के सांथानम, तीसरा 1960 में एस.के. चंदा, चौथा 1964 डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, पांचवा 1968 महावीर त्यागी, छठा 1972 पी. ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां 1977 जे.पी. सेलट, आठवां 1982 वाई.पी. चौहान, नौवां 1987 एन.के.पी. साल्वे, 10वां 1992 के.सी. पंत, और फिर डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर 14वां 2013 वाई.भी. रेड्डी, और 15वां 2017 ईस्वी एन.के. सिंह, जो कि नियुक्ति वर्ष ये रहा और अवधि रहा था 2021 से लेकर 26 तक रहेगा ये। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि वस्तु कर एवं सेवा कर, तो संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु कर यानी कि जीएसटी लागू हो गया है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 279A के द्वारा हुआ था। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। परिषद का सचिवालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, और केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है, केंद्रीय राजस्व सचिव। अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में मतलब अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। परिषद का प्रत्येक निर्णय जो है बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। पहला ये है कि केंद्र सरकार के मतों का भार जो है बैठक में दिए गए कुल मतों का 1/3 के बराबर होगा। समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा, और परिषद की किसी कार्रवाई को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकता है। पहला ये है कि परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, अथवा परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामलों की योग्यता प्रभावित ना होती हो, तो ये हो गया। और अनुच्छेद 279A(4) के अनुसार जीएसटी परिषद का एक और कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण मामलों की सिफारिश करना। फिर आ जाते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। 1990 ईस्वी के 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, और 2003 ईस्वी में 89वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग यानी कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 को के अंतर्गत नामक 2 आयोग की स्थापना की गई, 2 अलग अलग आयोग की स्थापना। फिर वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया, और आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, और वो लगातार 2 बार ही बन सकते हैं। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार का कार्य करेगा जिस प्रकार वो अनुसूचित जातियों के लिए करता है। तो ये अनुच्छेद 338 के खंड 10 का बात है, ठीक है। ये सारा 338 में कवर हो जाता है। और फिर 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये अनुच्छेद 338 को के द्वारा किया गया है। 2003 में 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत ये स्थापित हुआ था और इसमें भी सेम यही चीज़ें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में करा गया था और 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नए अनुच्छेद 338 खो को जोड़ा गया। ये 338 खो का प्रावधान किया गया जो पिछड़ा वर्ग आयोग का एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामले पे आयोग से परामर्श लेना पड़ता है, लेकिन फिर 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में, जिसके अनुसार राज्य सरकार चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए अपनी अलग सूची तैयार कर सकता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 से 151, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का या 65 वर्ष तक होता है। वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है और वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और वो जो भी लेखा बनाता है और उसका प्रतिवेदन वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति सदन के किसी भी दोनों पटल पे रखता है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला तो विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा पर और सरकारी उपक्रमों पर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड और मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त होते हैं। और फिर इसके बाद ये तो 76 88 हो गया। ये जो है महाधिवक्ता या महान्यायवादी। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। इसका भी वही काम है जो कि एक महान्यायवादी का राष्ट्र में होता है। नीति आयोग तो 15 अगस्त 2014 में इसको बनाने का घोषणा किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसको फाइनली बना लिया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। और इसके पहले योजना आयोग था जिसको 15 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया और प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुजारी लाल नंदा जी थे। और नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप क्या होता है? सबसे पहले अध्यक्ष होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है जो कि परमेश्वर अय्यर जी थे। गवर्निंग काउंसिल कौन होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल हो गए। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी, प्रधानमंत्री द्वारा ये मेनली नियुक्त होता है उपाध्यक्ष। और पूर्णकालिक सदस्य कौन होता है? तो डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पॉल। पदेन सदस्य कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत जी। और फिर विशेष आमंत्रित सदस्य हैं नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद्र गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। नीति आयोग की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग में प्रथम बार कौन रहा? जैसे प्रथम अध्यक्ष रहा पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी थे। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन रहा? तो सिंधु श्री खुल्लर रहा और प्रथम उपाध्यक्ष तो थे अरविंद पनगरिया रहा। सचिवालय का गठन की आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार किया जाएगा। पदेन सदस्य कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं। और अंशकालीन सदस्य कौन होता है? तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों या संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो होते हैं अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग और नीति आयोग में मेनली अंतर क्या है? तो योजना आयोग जो था 5 वर्षीय योजनाओं के निर्माण पे फोकस करता था और नीति आयोग 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा बनाता है। जो योजना आयोग था केंद्रीकृत था और नीति आयोग भी केंद्रीकृत है क्योंकि इसमें सभी भाग लेते हैं। और दूसरा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जो भी हैं वो भाग लेते हैं। और योजना आयोग में पहले विश्वविद्यालयों या फिर किसी शोध संस्थाओं के लोग शामिल नहीं थे और जबकि नीति आयोग में ये शामिल हैं।
फिर आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक सांविधिक इकाई है, ना कि संवैधानिक इकाई है। तो इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसका एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का ही कोई न्यायाधीश होना चाहिए, और इसमें एक महिला होनी चाहिए। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जो मेनली डिफरेंट आयोग के अधिकारी होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति करती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, या फिर जब उनका उम्र 70 वर्ष हो जाता है तो वो रिटायर हो जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची 2 और राज्य सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। पीड़ित व्यक्ति को ये जो मानव अधिकार आयोग है कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकती है, ना ही उसको कोई मतलब कि किसी को सज़ा दे सकता है। आयोग की सलाह को मानने के लिए कोई राज्य सरकार पाती नहीं है, लेकिन उसको 1 महीना के अंदर इसका सूचना देना पड़ेगा। मानवाधिकार न्यायालय का स्थापना भी 1993 में हुआ था और देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ऐसा बोला गया था। लेकिन इसका फैसला न्यायाधीश के सलाह पे ही हो सकता है। और दूसरा बात है कि प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार का एक विशेष लोक अभियोजक होता है जिसको 7 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये एक स्वायत्त निकाय है, ना कि संवैधानिक है। इसको 1992 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंदर आ जाता है। ये एक तरह से नोडल मंत्रालय है। और दूसरा बात है कि आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्यीय सचिव भी होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और इनको काफ़ी सारा पावर भी मिला होता है जो कि नॉर्मल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक संस्था है, ना कि एक संवैधानिक संस्था। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, क्योंकि उस समय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ था 1989 को, जिसको 1992 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति माना जाता है और इसका एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होता है। 6 सदस्यों में से कम 2 सदस्य महिला होना चाहिए और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय समिति करती है और इस समिति का अध्यक्ष महिला होना चाहिए एवं बाल विकास विभाग की मंत्री होती है इसकी समिति के अन्य सदस्य। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इन्हें 2 से अधिक बार नहीं चुना जा सकता है और अध्यक्ष की मैक्सिमम आयु सीमा 65 हो सकता है और अन्य सदस्यों का 60 वर्ष। और इनको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो सिविल अदालत की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है और ये तीन अधिनियमों के अतिरिक्त कार्य करती है। एक तो वह बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और फिर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। परिसीमन आयोग। तो संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन यानी कि लोक का निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन से संबंधित है ये परिसीमन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। फिर इसके बाद 84th संविधान संशोधन अधिनियम होता है जिसमें 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। और अब तक टोटल 4 परिसीमन आयोग बन चुका है। परिसीमन आयोग एक बार 52 में बना था, परिसीमन आयोग 1962, फिर 1973, फिर 2002। फिर इसके बाद क्या है कि परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं
और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना इनका काम होता है और किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा है, ये देख लेते हैं, संवैधानिक आयोग कौन कौन सा है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का अधिवक्ता, संवैधानिक विधि की संरचना। और सांविधिक आयोग कौन कौन से हैं। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसका गठन 1993 में हुआ था, केंद्रीय सूचना आयोग जिसका गठन 2005 में हुआ था, राज्य सूचना आयोग जिसका गठन 2005 में हुआ था, और केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसका गठन 1964 में हुआ था। नई परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या। अनुसूचित जनजाति जो पहले 79 थी, अब उसके लिए आरक्षित सीट है 84, और अनुसूचित जनजाति जिसके लिए आरक्षित सीट पहले 41 था, अब उसके लिए 47 हो गया है, और अनारक्षित सीटों की संख्या 412 हो चुका है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति जो हुई थी भारत सरकार द्वारा 1941 में हुई थी और विशेष पुलिस स्थापना से हुई थी। CBI की स्थापना कब हुई तो 1963 में हुई थी। बाद में CBI को कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। CBI कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इससे शक्ति जो मिलती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। और NIA और CBI में अंतर है। NIA की स्थापना 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद हुई थी। ये केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच करने के लिए है। वहीं CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर और संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त से जुड़े मामलों पर अनुसंधान कर सकती है। CBI का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। CBI भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कौन से समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति 1962 टू 1964। फिर इसके बाद है कि गठन के समय यह ना तो संवैधानिक संस्था था ना ही सांविधिक संस्था थी, लेकिन बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) भारत सरकार की प्राप्त जितनी भी राजस्व है ना वो संचित निधि में आ जाता है और इसको विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 114 में आता है। फिर और 1 अप्रैल के पहले ही ये पारित करवाना पड़ता है। और दूसरा बात है कि लेखानुदान क्या होता है। लेखानुदान पारित करवाने का कारण क्या होता है कि व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों का मेनली विवरण होता है। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ। तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तुत किया जाना। जैसे कि लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तीसरा क्या है कि अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान है। और चौथा ये है कि संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, यानी कि संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जा सकता है और वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ ही पारित किया जाता है। अब आते हैं भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई है और यह निधि कार्यपालिका के ये संविधान में संशोधन, तो ये 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। कई विधि हैं, जैसे साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जिसमें कि 2/3 मत चाहिए, और न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, और दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति इसमें आवश्यक है। इसमें आने वाले विषय कौन है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय या संघीय न्यायपालिका, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध तथा 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो, या संसद से राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कोई उपबंध हो। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी
सदन में पेश हो सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग का जो सचिव होता है यहाँ का भी सचिव होगा। और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो एवं योजना आयोग के जो सभी सदस्य होते हैं ये इसका पदेन सदस्य होता है। ये सेतु की तरह वर्क करता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है और भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम पढ़ने वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर 5 में 2 आ गया भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, 6ठा में आ गया भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकाध्यक्ष, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता, और 7 को में क्या हो गया भारत रत्न सम्मान के धारक, फिर 8वां में राजदूत, 9वां में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9वां में है प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10 में है राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, 11वां में है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव और उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, फिर 12वां नंबर पे कौन है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो भारत रत्न को ऐड किया गया इसमें सिर्फ। और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को नो को की स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा दिया गया है। यह संशोधन कब हुआ था तो 93 में किया गया था। राजभाषा अनुच्छेद 343, 350